साला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों की खुलने की तैयारी, प्री ओपनिंग सेशन में हमारे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। हमारे साथ हैं संदीप वागले, संदीप जैन, राकेश बंसल साहब। और जैन साहब तो बड़े लंबे देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे बातचीत ही नहीं हो पाई। सर स्वागत है आपका। शुरुआत आपकी पिक्स के साथ ही की जाए। बताइए इस बाजार में क्या कुछ दिखता है आपको खरीदारी के लायक? बेचेंगे तो कुछ आप है नहीं। देखिए अनिल जी, मार्केट सर्टेनली ऐसे स्टेज पे खड़े हैं जहां पे मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन भी है, तो कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है। बट स्टिल बाइंग की तरफ ही रुझान है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिख रहा है मार्केट में। सरकार भी काफ़ी एक्टिव हो रही है, काफ़ी न्यूज़ आ रही है, तो सर्टेनली काफ़ी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स भी हो रहे हैं। तो वैसे में काफ़ी सेक्टर्स काफ़ी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। पीएसयू स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लगने लगे हैं, जो भी ये न्यूज़ आ रही है। बैंकिंग स्टॉक्स में भी न्यूज़ है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी एक्शन काफ़ी है और वहाँ पे भी वैल्यू बाइंग दिख रही है। बिल्डिंग मटेरियल स्टॉक्स अच्छे लगने लगे हैं। तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट में अनंतराज और आशियाना हाउसिंग, ये दो स्टॉक्स है, नॉर्थ इंडियन स्टॉक्स है, बेहतरीन क्वालिटी कंपनीज है, इन पे ध्यान दिया जा सकता है। बिल्डिंग मटेरियल्स में हैदराबाद इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा लगता है और एक पीडीलाइट इंडस्ट्रीज और एक बर्जर पेंट्स, क्योंकि क्रूड ऑयल में अच्छी खासी गिरावट आई है तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी क्रूड ऑयल, बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, इन टाइप की कंपनियां होती है, तो बर्जर पेंट्स पर्टिकुलरली देखा जा सकता है। और एक स्टॉक मुझे जो अच्छा लग रहा है, फेडरल बैंक, बैंकिंग में सर्टेनली ये स्टॉक अच्छा लगता है और शायद वागले जी ने भी ये स्टॉक दिया है। और एक टेक्सटाइल स्टॉक है ट्राइडेंट, क्योंकि टेक्सटाइल स्टॉक्स में कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट दिखता है और मुझे ऐसा लगता है जीएसटी का ये बेनिफिशियरी भी रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये सारी आइडियाज है जिन पे ध्यान दिया जा सकता है। संदीप फेडरल एकदम मतलब दोनों मिलके फेडरल बैंक पर बुलिश हो रहे हैं। देखिए, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल, तो आज एक्शन में रहेगा, 100% एक्शन में रहेगा। ये बताइए वागले साहब, और कौन सा स्टॉक है? एक आपका मंदी वाला कॉल भी, वो भी दे दीजिए। हेमंत, मैं ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स पे बेरिश कल से हूँ। इनफैक्ट कल मैंने बीपीसीएल सेल दिया था। अभी एचपीसीएल में मुझे थोड़ा सा डाउनसाइड दिखता है। ये नहीं, ये बाउंस बैक बिल्कुल हो सकता है, उसमें बेचना चाहिए। 528 के स्टॉप लॉस से बेचे। 1 से 2 दिन का मेरा व्यू होगा, टारगेट होगा 495। 3 से 4% की डाउनसाइड दिखती है। ओके, एचपीसीएल यहाँ से भी और गिरेगा, शॉर्ट करके चलें, ये राय है इस वक्त। चलिए स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे उस पर राय ली जाए। यहाँ पर कई सारे आज रिपोर्ट्स जो हैं, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है टाटा मोटर्स। काफ़ी लोग बुलिश भी होते दिख रहे हैं। और संदीप जी, सोमवार से टाटा मोटर्स का डीवीआर सेंसेक्स का हिस्सा भी बन जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक और टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों सेंसेक्स में शामिल हो जाएंगे। और गेल का आज आखिरी दिन है सेंसेक्स में, कल से छुट्टी। तो ये बताइए, क्या टाटा मोटर्स खरीदा जाए या डीवीआर? इन दोनों में से क्या पसंद है आपको? देखिए, टाटा मोटर्स डीवीआर तो हमेशा से मुझे ये डीवीआर वर्जन बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। इनफैक्ट सस्ते भाव में सेम कंपनी मिलती है। वोटिंग तो वैसे भी देने नहीं जाते, तो वोटिंग राइट्स का कोई बहुत बड़ा वो नहीं रहता है और डिस्काउंट भी काफ़ी है। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स डीवीआर इज़ अ ग्रेट बाय, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टाटा मोटर्स बड़े वाले शेयर में भी वैल्यूएशन कंफर्ट दिखता है। बहुत ज़्यादा राइज आया नहीं है। जिस तरीके से मार्केट्स चले हैं उस हिसाब से ये स्टॉक इनफैक्ट इंडेक्स हैवी स्टॉक भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर सर्टेनली अच्छे लगते हैं। और जो आज एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है टाटा टेक्नोलॉजीज़ वाली, जो स्टेक सेल है वॉरबर्ग पिंकस को, तो सर्टेनली वो भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है। और बाकी जेएलआर और इनका जो परफॉर्मेंस है उन सब पे नज़रें बनी रहती है। बट ओवरऑल आई फील डाउनसाइड रिस्क और रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज़ को देखते हुए टाटा मोटर्स डीवीआर इज़ अ गुड बाय। ओके, डीवीआर अच्छा रहेगा आपके लिए खरीदारी के लिहाज से। लेकिन शुरुआत हो चुकी है भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन में और रुपए में 12 पैसे की कमजोरी आज फिर से होती हुई दिखी। तो कल की कमजोरी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। करेंसी मार्केट थोड़े से ढीले होते हुए दिख रहे हैं, ये संकेत आता हुआ दिख रहा है। तो 64-54 के मुकाबले में 64-66 ये है लेवल इस वक्त भारतीय बाजारों में करेंसी मार्केट की ओपनिंग का। तो थोड़ा सा महंगा होता हुआ डॉलर रुपए के सामने। इस बीच प्री ओपनिंग सेशन बता दें आपको किस तरह का रुझान दिखा रहा है। 7 अंक ऊपर है निफ्टी और 4 अंक नीचे है सेंसेक्स। तो ठंडी सी शुरुआत दिख रही, कोई बड़े उतार चढ़ाव नहीं दिख रहे। लेकिन हाँ, टाटा मोटर्स 2% मजबूत है और डीवीआर 1.5% मजबूत है प्री ओपनिंग सेशन में पहली टिक पर। विप्रो में 2% का नुकसान, इन्फोसिस 1% कमजोर खुलता हुआ। एक और स्टॉक जिस पर फंडामेंटल राय लेना चाहता हूँ संदीप जी आपसे, और वो है इप्का लैब। फिर से यूएसएफडी की तरफ से झटका लगा है। वो कह रहे हैं कि ये रतलाम में तो आपने कुछ सुधारा ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी आपकी ख़राब है, कोई कुछ ट्रांसपेरेंसी है नहीं, आप क्या कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या करेंगे इप्का लैब में? लोग सोच रहे थे कि भाई क्लीन चिट आ जाएगी, सिचुएशन सुधरेगी, लेकिन ये तो मामला बिगड़ता दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए पहले तो मैं इनफैक्ट एक डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर, मतलब ये एक एडमिट करूंगा
कि ये स्टॉक मैंने काफ़ी बार रेकमेंड किया हुआ आपके चैनल पे, और फार्मा स्टॉक्स में मुझे ये स्टॉक समाव अच्छा भी लगता था, और 235 से मैंने पिछले 3-4 साल में रेकमेंड किया हुआ, 900 तक भी गया और वापस से अभी नीचे भी आया है। बट स्टिल मुझे मैनेजमेंट पे कॉन्फिडेंस है। बट पिछले 1.5-2 साल में, और अगर आपको याद हो तो यूएस एफडीए का जब पहला गाज पड़ा था, तो मुझे लगता है कि इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज जहां पे यूएस एफडीए की ये जो नेगेटिव न्यूज़ का जो सिलसिला जो पूरे इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को डराया हुआ है, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। और तब लगने लगा था कि यूएस एफडीए का कितना बड़ा एक प्रकोप है, तो ये कंपनी थी उनमें से पहली। तो अब चूंकि ये 1.5-2 साल हो गए और आज 2.5 साल करीब होने को आ गए, अभी भी ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही, तो सर्टेनली इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे गिरावट तो आज सर्टेनली आएगी, बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज निचले लेवल्स पे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट कहीं ना कहीं अच्छा है। ओवरऑल जो मार्केट्स है, रशियन मार्केट्स, और ओवरऑल जो कंपनी ने अपना बनाया हुआ इंटरनेशनल मार्केट्स में पेट, तो सर्टेनली वो सारी चीज़ें काउंट में आएगी। वैल्यूएशंस के लिहाज से और भी सारे फार्मा स्टॉक्स है, जैसे कि औरोबिंदो फार्मा, सर्टेनली मुझे वो अच्छा लगता है वो स्टॉक। फिर कहीं ना कहीं डीवीज लैब, अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, वहाँ पे ध्यान दें। और एक यूनिकेम लैब्स है, वो भी ठीक लगता है मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में। तो ओवरऑल इप्का पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉशियस रहें, और बहुत ज़्यादा गिरावट आए तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बाद में ढूंढेंगे। ये आपने बहुत बढ़िया लाइन बताई कि बहुत ज़्यादा गिरावट आए तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी की तलाश करें। देखिए कंपनियाँ तो सारी अच्छी हैं। अब संदीप जैन साहब, आपका बड़प्पन है कि आपने कहा कि आपने इसको रिकमेंड किया है, लेकिन ये यूएसएफडीए गाज तो अच्छी अच्छी कंपनियों पर सब पे पड़ी है, तो कोई नहीं बचा। कोई नहीं बचा, तो इस पर पड़ी है तो कोई नई बात नहीं है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि जी गाज गिर गई और बहुत दिक्कत हो गई, मैंने रिकमेंड किया था। औरोबिंदो फार्मा भी देखिए कंट्रोवर्सीज में था, और निचले स्तरों से जैसा कि आप भी कह रहे थे 28% की रिकवरी दिखा चुका है, और इस सीरीज में 12% की तेजी औरो फार्मा में देखने को मिली है। अच्छा, आपको भी पसंद है? मैं एक बार राकेश बंसल जी से भी राय लेता हूँ औरोबिंदो फार्मा पर, जिन्होंने मिस कर दी है रैली। बंसल जी, क्या अभी भी मौके हैं? बिल्कुल हेमंत जी, मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी मौके हैं। अभी तक जो कल से पहले तक की रैली थी हेमंत जी, टेक्निकली वो एक पुल बैक था, बट कल के सत्र में स्टॉक ने 625 की एक क्रिटिकल नेकलाइन तोड़ी है। और कल की नेकलाइन तोड़ने के बाद एक चीज बड़ी क्लियर होती है टेक्निकली कि वर्स्ट ओवर है शॉर्ट टर्म में स्टॉक का। अगर आप देखें तो नीचे में 615, 620 एक सपोर्ट है, और स्टॉक ऊपर में 670, 675 तक जो रैली चल रही है वहां तक इजीली एक्सटेंड हो सकती है। ओके, तो सबसे बुरा वक्त बीत चुका है इस स्टॉक के लिए। घबराए नहीं, तेजी बनेगी, और ये स्टॉक 650-55 के पार निकल कर जो टिक गया, अगर आज क्लोज दे दिया, जिसकी संभावना दिख रही है, तो फिर ये 700 के पहले रुकने वाला है नहीं, ये मानकर चलें आप। आज दो बड़े ब्रोकरेज हाउस इसके ऊपर भी बुलिश है। जेफरी 750 का टारगेट दे रहा है, और सिटी का टारगेट सुनेंगे तो कहेंगे कि क्या 1020 का टारगेट। जेफरीज तो छोटा सा है और टारगेट भी छोटा है, सिटी इतना बड़ा है और टारगेट भी इतना बड़ा। एक दवा है, सबसे बड़ा हमारे वागले साहब हैं, अब वो तो है ही, जिनके टारगेट 1400-1500 के हैं। बिल्कुल, और ये तो बेचेंगे भी नहीं। चलिए, तो ये तो फिर भी 1000 आ जाएगा तो बेचने की मूड बनाएंगे। वागले साहब तो रखने वाले हैं, फैमिली पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक उनके। तो ये एक साफ तौर पर स्टॉक जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। L&T फाइनेंस, वागले साहब की रिकमेंडेशन के बाद, वागले साहब कल ही था ना, कल का स्टाफ ऑफ हमारा। और अब आज देखिए HSBC की तरफ से रिपोर्ट आई है 163 के टारगेट के लिए, और 102 का पहले का टारगेट था, बढ़ाकर सीधा 163, 60 रुपए से बढ़ाया है। 60% टारगेट बढ़ाया है वागले साहब। देखो आपके रिकमेंडेशन का दम देखो। बताइए टारगेट्स पर, चार्ट पर कैसे टारगेट्स हैं? थोड़ा सा लंबा व्यू अगर अनिल जी लेते हैं तो 160 to 180 पोजिशनल व्यू बनता है। मेरा 200 के ऊपर का टारगेट होगा, लेकिन ये 3 से 6 महीने वाली बात होगी। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो ये है टारगेट आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से L&T फाइनेंस होल्डिंग पर। अच्छा, अब बता दें आपको शॉर्ट टर्म के लिहाज से कौन से स्टॉक्स ध्यान में रखने, किस तरफ ध्यान में रखने, लॉन्ग या शॉर्ट, और टारगेट्स क्या है। 7:30 से 8 के बीच में स्टॉक 2020 मिस कर दिया है, तो स्टॉप लॉस टारगेट के लिए तो आपको फिर हमारी साइट पर जाकर देखना पड़ेगा। हमारा शो आप ट्विटर पे भी देख सकते हैं, लेकिन अपडेट आपको तुरंत अभी दे देते हैं। आज हमारे दोनों कैप्टन नीरज और हेमंत ने कौन से शेयर चुने, आइए देखते हैं। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। अच्छी रिकवरी अमेरिका के बाजारों ने निचले स्तरों से दिखाई है, और इसलिए आज डाउ फ्यूचर्स भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। नए सेक्टर्स को लगता है कि तेजी करके ही चलना चाहिए। सरकारी कंपनियां सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। एंड्रू यूल HOCL पर नजर रखिए। गुजरात एल्कलीज में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है।
निटको टाइल्स और मुर्देश्वर सिरामिक्स जैसे स्टॉक दमदार प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं। डिपेंडेबल का दर्जा मुक्ता आर्ट्स को वीकेंड फैक्टर के चलते दिया है और ऑफशोर कंपनियों में अच्छी रैली देखने को मिलेगी। बीपी और रिलायंस ने जिस तरह से बड़ी योजनाएं बताई हैं, 40,000 करोड़ रुपए का निवेश अगले 5 साल में वो भारत में करने वाली है, तो ऑफशोर कंपनियों को ऑर्डर्स मिलेंगे। डॉल्फिन ऑफशोर, ऑयल कंट्री ट्यूबुलर जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, बाजार मानकर चलेगा। ISMT में अच्छी रैली देखी जा सकती है, ड्रिलिंग के कामकाज को बढ़ावा मिलेगा, तो यहाँ पर नजर रखिए। दूसरे दिन लगातार हमारी टीम में रहकर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। कल 10% की तेजी देखने को मिली थी। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक सरकारी कंपनी, फिर से टीम का अंत कर रहे हैं। शुरुआत भी सरकारी कंपनी से की थी और अंत भी यहीं पे होता हुआ, तो सेक्टर जो है वो जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, जो पॉकेट अच्छे प्रदर्शन दिखा सकती है, वो सरकारी कंपनियां यहाँ पर नजर होनी चाहिए आपकी। खरीदारी पे ही ज़्यादातर मेरा भी फोकस है और टाटा मोटर्स, इन्होंने अपना टाटा टेक्नोलॉजीज का स्टेक बेच दिया है। एस्ट्राजेनेका को एक अस्थमा दवा भारत में लाने की मंजूरी मिली है। सेंचुरी प्लाईवुड ने एक एक्विजिशन किया है सिंगापुर में। पेनार इंडस्ट्रीज ने भी अमेरिका में अपनी एक नई यूनिट खोली है सर्विसेज देने के लिए। अडानी पावर एक लिटिगेशन में गई है, जो उनको उम्मीद है कि शायद ये अपने पक्ष में कर पाएंगे। ENIL एक ग्रोथ स्टॉक है और तमाम रिकमेंडेशंस इसको खरीदारी करने की है। ऑयल इंडिया में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसको एक्वायर करेगा, जैसा कि आपने सुना होगा कि ONGC और HPCL का हो रहा है, वैसे इंडियन ऑयल और ऑयल इंडिया का होगा। इस वजह से इसमें तेज़ी बनेगी। जेट एयरवेज और स्पाइस जेट खरीद के चलिए, ETF के दाम आज कम होते हुए दिखेंगे आपको, वो तेज़ी बनेगी। और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट एक ज़बरदस्त परफॉर्मर है, ट्रेडिंग के लिए आज खरीदारी की जा सकती है। तो ये हैं वो स्टॉक्स जो दमदार प्रदर्शन दिखा सकते हैं। स्पाइस जेट आपको याद होगा, कल हम आपसे कह रहे थे एयर इंडिया को भी सरकार बेचने के मूड में है। वो खबर भी सामने आती हुई जल्द नजर आएगी और दिन के दौरान वो आई और देखिए क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली स्पाइस जेट। इवन इंटरग्लोब वागले साहब कह रहे थे सबसे ज्यादा अच्छा पसंद है। वागले साहब, अब आज तो एक और पॉजिटिव खबर है इनके लिए, कच्चा तेल जिस तरह से नीचे आया है, यहाँ से भी क्या और ऊपर दौड़ लगा सकती है एविएशन कंपनी, या जो होना था कल हो गया? नहीं हेमंत, थोड़ा व्यू तो पॉजिटिव बनता है। इंट्राडे में हमको वो मॉर्निंग में व्यू मार्केट खुलने के बाद लेना पड़ेगा, लेकिन पोजिशनल व्यू अभी भी बरकरार है। 5-7% ट्रेडिंग अपसाइड अभी भी मुझे दोनों में दिखता है। ओहो, 5 से 7% की तेजी अब भी बन सकती है इन दोनों शेयरों में, जेट, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब। कल सुबह हम बात कर रहे थे कि देखिए इन स्टॉक्स में एक बढ़िया मजबूती वाला एक्शन होता हुआ दिख सकता है, वो होता नजर भी आया है। एक और स्टॉक है जहां पर एक्शन आज होने की संभावना, अशोक लेलैंड। डॉइश बैंक की रिपोर्ट आई है राकेश जी, और आप इस पर राय दें अपनी। 107 रुपए का लक्ष्य उन्होंने दिया है, क्या मौका है कोई खरीदारी करने का? स्टॉक में एक्शन फिर से इस हफ्ते शुरू होता हुआ दिखा है तेजी की तरफ? बिल्कुल अनिल जी, मौका है। इनफैक्ट हमने अपने क्लाइंट्स को 92 के अराउंड ये स्टॉक बाय करने के लिए रिकमेंड करा हुआ है। और अनिल जी, जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मौजूदा स्तरों पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। 97 के अराउंड एक नेकलाइन आती है और एक बेस बन रहा है। एक बार ये 97 की नेकलाइन टूटेगी तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में इसी सीरीज में 107 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं और इन्हीं लक्ष्यों के लिए हमने भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पर स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए और नीचे में 92 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। चलिए, तो इन पर नजर रखिए। अच्छा, नजर रखिएगा उन 12 कंपनियों पर भी जहां पर RBI ने कहा था कि बैंक्रप्सी के लिए कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। JP इंफ्रा, लैंको इंफ्रा, भूषण स्टील, मोनेट इस्पात, आलोक इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रोलक्स स्टील, ABG शिपयार्ड, एमटेक ऑटो, ज्योति स्ट्रक्चर, ये सब लिस्टेड कंपनियां हैं, एरा इंफ्रा, इन तमाम कंपनियों पर आपकी नज़र ज़रूर आज फिर से होनी चाहिए। वो जो सूची जिसका सबको इंतजार था, वो सूची सूत्रों के हवाले से एक बार फिर से बाहर आती हुई दिख रही है। संदीप जी, इनमें से कोई कंपनी जहां पर आपको होप हो, जिनके पास देखिए शेयर तो काफ़ी सारे लोगों के पास होंगे इन कंपनियों के, जिस तरह से गिरे हैं, कौन सी कंपनी के शेयर बेचने नहीं चाहिए, होल्ड करके रखने चाहिए? नई खरीदारी तो अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन कौन सी कंपनियों के शेयर पैनिक में बेचने नहीं चाहिए, ये बताइए। मुझे ऐसा लगता है इनमें से एक मोनेट इस्पात है जिसको ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ टेक ओवर की भी वो चल रही है काफ़ी दिनों से, और ये न्यूज़ वैसे बहुत पॉजिटिव है क्योंकि ये जो होना है ये बहुत सही है, क्योंकि जिस तरीके से ये छोटे इन्वेस्टर्स भाव को देखकर फंसते हैं और बैंक्रप्सी कोड को अब इतना एक्शन में ला रहे हैं, इंसॉल्वेंसी कोड को, चैप्टर 11 जैसे यूएस में है तो ये भारत में भी हो रहा है, और मुझे ये डेवलपमेंट बहुत पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में अब कंपनियां डरने लगेगी कि इस तरीके से एक्शन अगर लेने लग गई सरकार और बैंक्स और कंसोर्टियम बना के,
तो सर्टेनली इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर द बैंक्स पर्टिकुलरली, और आने वाले सालों में। और क्योंकि कई बार क्या होता है, इन्हीं कंपनियों को बैंक्स वापस से कहीं ना कहीं कोई तरीके से लोन देती है क्योंकि वो बैड डेट्स नहीं हो, तो ये सारी जो एक बीमारी को बढ़ाने के लिए दूसरी बीमारी पैदा करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सॉल्व होगी। और मेरे हिसाब से इन सारी कंपनियों में से कहीं अपॉर्चुनिटीज तो काफी स्टॉक्स में आ सकता है, बट मोनेट इस्पात समाव लगता है कि वहां पे एक स्पाइक आ सकती है। स्टॉक आपके जहन में जिनका आपने चार्ट देखा हो वागले साहब, क्योंकि खबरें तो ये भी हैं कि कुछ कंपनियों में जो डील अटकी हुई थी वो होती हुई नजर आएंगी, तो उन कंपनियों में एक रिवाइवल देखने को मिल सकता है। चार्ट देखकर खाली बताइए कौन सा शेयर आपको अच्छा लगता है इस लिस्ट में से। हेमंत, भूषण स्टील, ये मुझे याद है मैंने 70 के आसपास रिकमेंड किया था। 105 110 का टारगेट था, 100 के आसपास या 102 103 जाकर ये फिसला है और वही लेवल पे आकर अभी रुका है। तो मुझे लगता है ये अट्रैक्टिव लेवल से थोड़ी बाउंस बैक होती है, मुझे लगता है ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। ये लेवल पे 70-75 लेवल पे मैं एक 10 रुपए के स्टॉप लॉस से 30-40 रुपीज के रिस्क से मतलब काम रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना चाहूंगा। ओके, और इस बीच जिन जिन कंपनियों के नाम आते हुए दिख रहे हैं, जिन जिन ग्रुप के नाम आते हुए दिख रहे हैं, उनके स्टॉक्स का हाल आपको बता दूं। मोनेट इस्पात 10.5% नीचे है प्री ओपनिंग सेशन में। ज्योति स्ट्रक्चर, इस कंपनी का भी नाम आया, देखिए 7 रुपए का शेयर रह गया, लेकिन उसके बावजूद 7% और लुढ़का है। इलेक्ट्रो स्टील ये 3.5% कमजोर है, 4 रुपए का शेयर रह गया और उसके बावजूद कमजोर है। जेपी इंफ्रा 3.5% कमजोर है। भूषण 2.5% कमजोर है। लेंको इंफ्रा 2 रुपए का स्टॉक रह गया, 2% कमजोर है। आलोक इंडस्ट्रीज 3 रुपए का स्टॉक रह गया, 2% कमजोर है। तो बाजार तो पनिश पहले ही कर देता है खबर आने के पहले। एमटेक ऑटो ये देखिए 1.5% कमजोर है। इसी के ग्रुप की दूसरी कंपनियों पर भी नजर रखिए, मेटलिस्ट, फोर्जिंग, कास्टेक्स, जो एमटेक ग्रुप की कंपनियां। इप्का लैब सीधा 10% नीचे खुलने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है, 50 रुपए नीचे, 464 के आसपास इन खबरों के बीच। आधुनिक मेटलिक्स ये एक और स्टॉक है जिस पर नजर रखिए, क्योंकि इनकी कंपनी है आधुनिक पावर, जिसमें एडलवाइज शायद रिस्ट्रक्चरिंग के चलते कोई हिस्सा खरीद सकती है, ये खबरें आ रही थी। ये स्टॉक है 6-7 रुपए का, लेकिन खुल रहा है 11% ऊपर। एस्ट्राजेनेका, इसके लिए एक अच्छी खबर कि इनकी एक दवा की दवा को बेचने की और एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी है DGCI ने, और उसके बाद स्टॉक 3% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। जयंत एग्रो, ये स्टॉक जो आज रिकमेंड किया है 1200 रुपए के टारगेट के लिए 6 से 9 महीने के लिए, तुलसियान साहब ने स्टॉक में है 3% की मजबूती। पेनार इंडस्ट्रीज और पेनार इंजीनियर्ड, ये दोनों ही लिस्टेड कंपनियां, दोनों ही पेनार ग्रुप की, जिनके लिए अमेरिका में एक जॉइंट वेंचर होता हुआ दिख रहा है, और इस खबर के बाद पेनार इंडस्ट्री 2% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। 1.5% की मजबूती दिखेगी आपको आशियाना हाउसिंग में, जो पसंद किया है संदीप जैन साहब ने खरीदारी करने के लिहाज से। एक और स्टॉक है जहां पर थोड़ी मजबूती, सेंचुरी प्लाई, यहाँ पर तेजी बनती हुई दिख रही है। खबर ये कि ये सिंगापुर की अपनी एक सब्सिडरी कंपनी में निवेश करने जा रहे हैं, इस खबर के बाद यहाँ पर तेजी बनती हुई दिख रही है। जेपी एसोसिएट्स पर भी नजर रखिए, क्योंकि ये वायदा कारोबार के बैन में आज फिर से आ चुका है, और 2 स्टॉक आज बैन में आए, जेपी एसोसिएट और DLF। और अब DLF के बैन में आने के बाद ये हो गया कि DLF, HDIL, आईबुल रियल एस्टेट स्पेस के तीनों ही स्टॉक वायदा कारोबार के बैन में है। ये एक इंटरेस्टिंग रुझान इस वक्त आपको नजर आएगा। औरोबिंदो फार्मा 1% मजबूत खुलेगा, L&T फाइनेंस 1% मजबूत खुलेगा। तो पहले शुरुआती कारोबार में दमदार तेजी के साथ शुरुआत होती दिख रही है। 85 अंकों पर खुलता हुआ सेंसेक्स और निफ्टी में 20 अंकों की मजबूती, 9600 के बेहद करीब खुलता हुआ बाजार, जो कि अहम और निर्णायक लेवल है। मिड कैप इंडेक्स 1/4% मजबूत है और 50 अंक मजबूत खुलता हुआ बैंक निफ्टी। तो ये है शुरुआती कारोबार में आज का रुझान। क्या है मजबूत, कहां से आ रही तेजी? HP, BP, IOC ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर उछलते हुए, इस खबर के बाद की रिलायंस और BP ने करार तो किया है, लेकिन शायद फ्यूल रिटेलिंग में उतना एग्रेसिवली नहीं, तुरंत नहीं, और ये एक कल की तेज गिरावट के बाद उभरने की कोशिश। टाटा मोटर्स DVR के लिए अच्छी खबरें। टाटा मोटर्स में टाटा टेक में हिस्सेदारी बेचने की खबरें हैं। वारबर्ग फिनकस हिस्सेदारी खरीद सकता है और टाटा DVR सोमवार से सेंसेक्स का हिस्सा बनेगा। इस खबर के बाद दोनों स्टॉक है मजबूत। सिटी की रिपोर्ट का असर दिख रहा है। औरोबिंदो फार्मा पर 1020 का टारगेट, स्टॉक 1% मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। M&M और टाटा स्टील भी अपना योगदान देते हुए तेजी में, और वहीं ITC और ICICI बैंक भी आधा % मजबूत है। तो दिग्गजों में खरीदारी होती दिख रही है, लेकिन IT शेयरों पर अब भी दबाव है। विप्रो, इन्फिट, टेक महिंद्रा, ये 3 स्टॉक हैं जो कमजोरी के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं। आइए वायदा कारोबार के शेयरों पर डालें नजर। 2 टॉप गेनर HP और IOC है, यहाँ पर अच्छी मजबूती होती दिख रही है। आईबुल रियल 2% मजबूत है बैन में होने के बावजूद। भारतीय इंफ्राटेल और औरोबिंदो फार्मा मजबूत है। L&T फाइनेंस होल्डिंग में तेजी बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये स्टॉक्स हैं जो मजबूती के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं। तो फिर कमजोर क्या है वो भी देख लेते हैं।
जेपी एसोसिएट 1.5% कमजोर। तो एकमात्र स्टॉक ये है जो कमजोरी की तरफ खुलता हुआ, लेकिन जो कमजोर सबसे ज्यादा है आज का एक्सीडेंट वो है इप्का लैब। 13% का बड़ा कट आता हुआ दिखा है। और जिन कंपनियों पर आईबीसी की गाज गिरी है, ज्योति स्ट्रक्चर, एमटेक ऑटो 14% ये लुढ़के हैं। और जेपी इंफ्रा देखिए 8% का नुकसान। लेकिन बाकी बाजार में कहीं कोई दिक्कत नहीं, मजबूती के साथ आज की ओपनिंग। बिल्कुल, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आज सबसे दमदार प्रदर्शन दिखा रही हैं। कल पैनिक में देखिए जो बिकवाली हुई थी वो शॉर्ट्स आज कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन एल&टी फाइनेंस होल्डिंग क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ फिर से जैकॉब देखिए 3% मजबूती के साथ खुला है। टाटा मोटर्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। डेल्टा कॉप में 1.5% की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। फेडरल बैंक देखिए ये भी मजबूती के साथ आज कारोबार की शुरुआत करता हुआ। अशोक लैंड में भी 1% की मजबूती ही इस समय देखने को मिल रही है। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स में 0.5% मजबूत। और कल भी देखिए बाजार की कमजोरी में मिड कैप स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और आज फिर से दमदार परफॉर्मेंस। और इसके चलते एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब 4 बढ़ने वाले शेयर हैं। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही बेहतरीन है। स्टॉक्स जहां सबसे ज्यादा एक्शन है, आधुनिक मेटेलिक्स आप देखिए करीब 1% ऊपर है। बर्जर पेंट ये हमारे एक्सपर्ट को पसंद था, संदीप जैन साहब कह रहे थे यहाँ पर खरीदारी करिए। देखिए यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अंतराज भी देखिए करीब 1% मजबूती के साथ खुला है। आशियाना हाउसिंग भी 2% मजबूती के साथ खुले हैं। ये सब संदीप जैन जी ने कहा था कि खरीदारी करनी चाहिए आपको। राकेश बंसल जी की पिक्स देखिए, वोल्टास, एबीबी, कोलगेट किस तरह का प्रदर्शन दिखा रही हैं, इन पर नजर होनी चाहिए आपकी। और बजाज फाइनेंस एक और ऐसा स्टॉक है जो उनको पसंद था। जयंत एग्रो, तुलसियान जी का पिक, देखते हैं यहाँ पर किस तरह का कारोबार हो रहा है। आज इंपॉर्टेंट दिन है, स्टॉक स्प्लिट, बोनस, क्यूआईपी को लेकर देखिए 3% की मजबूती, कल के 4% की गेन के बाद यहाँ पर और तेजी बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन साफ तौर पर इन्फीबीम जैसे स्टॉक दबाव में, फोर्टिस हेल्थकेयर कल की तेजी के बाद आज फिसलता हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2 दिनों के दमदार प्रदर्शन के बाद आज सुस्ती दिखा रहा है, करीब 0.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। औरोबिंदो फार्मा ये है स्टॉक जिस पर नजर होनी चाहिए आपकी। दमदार तेजी, सीरीज का स्टार परफॉर्मर, आज भी देखिए 2.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। और हमारे ज़्यादातर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ये तेजी यहाँ रुकने वाली नहीं है और अच्छा प्रदर्शन ये शेयर दिखा सकता है। और देखिए 9,600 के ऊपर अच्छी तरह से टिका हुआ है। शानदार, बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कोई डाउट नहीं कि अच्छी शुरुआत हुई है। 9,600 के ऊपर टिक रहे हैं और औरोबिंदो फार्मा 55 के ऊपर निकल कर जो ये टिक रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन संकेत है। लेकिन एक स्टॉक जो वाकई में, हालांकि हम बहुत चर्चा भी कर चुके हैं लेकिन फिर भी करनी पड़ेगी क्योंकि स्क्रीन पर एक्शन दिख रहा है, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में क्या कमाल का एक्शन दिख रहा है। ये स्टॉक लाइए, देखिए स्टॉक है 1.5% मजबूत और 1.5% 7.5 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े हैं। 2 संदीप मिलकर जो स्ट्रांगली रिकमेंडेशन दे रहे हैं उसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। तो अब सर आप दोनों तो बुलिश हैं ही, आपसे क्या पूछूं, राकेश जी को पूछता हूं। आज हमारे एफएनओ एक्सपर्ट है राकेश जी। राकेश जी, क्या ये लेवल ठीक है 121 के आसपास अभी भी खरीदारी करने का फेडरल बैंक में? बिल्कुल अनिल जी, एकदम ठीक लेवल है। इन स्तरों के आसपास स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया अनिल जी, 120 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिखाया है। और जहां पर आप देखें बैंक निफ्टी और निफ्टी स्ट्रगल कर रहे हैं, ये स्टॉक एक नए हाई पे जा रहा है। ओपन इंटरेस्ट में भी इजाफा है, डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए। इमीडिएट अगर आजकल की बात करें तो ऊपर में 125 127 के लेवल शॉर्ट टर्म में मुमकिन लगते हैं। ऑफशोर कंपनियों पर भी नजर रखिएगा। देखिए हम कह रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपी ने 40,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात करी है केजी D6 ब्लॉक में। और आप देखिए कल भी जीएल ऑफशोर 20% के अपर सर्किट पे था और आज खुलते ही 16% मजबूत है। अबान में तेजी देखने को मिल रही है। ऑयल कंट्री ट्यूबुलर जैसे स्टॉक्स देखिए 7% ऊपर हैं। डॉल्फिन ऑफशोर 5% की तेजी दिखा रहा है। तो आज अगर एक पॉकेट जो सबसे ज़्यादा मजबूत है छोटे मझौले पॉकेट्स में तो ऑफशोर कंपनियां हैं। तो रिलायंस की खबर का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस पूरे के पूरे HOEC पर भी नजर रखिएगा। फिर ये भी देखिए शेयर ऑफशोर की सेगमेंट में है और ये पूरा पैक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। तो कल हाउसिंग शेयर्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे और आज ये पैक देखिए मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। कोई स्टॉक जिस पर नजर हो जैन साहब, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वालिटी नाम भी हैं और बहुत खराब कंपनियां भी हैं। मुझे याद आता है कोई शेयर जो आपको अच्छा लगता हो ऑफशोर कंपनियों की थीम में, जहां पर आपको लगता हो कि निवेश किया जाए? देखिए वैसे मुझे ये सेक्टर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है बट स्टिल
और जो आपने कहा कि खराब क्वालिटीज़ भी और अच्छी क्वालिटीज़ भी है, इनफैक्ट दोनों ही टाइप के स्टॉक्स हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन एक स्टॉक है जिस पे ध्यान दिया जा सकता है, और एक थोड़ा मुझे डॉल्फिन ऑफशोर अच्छा लगता है इस सेक्टर में। बाकी ओवरऑल मुझे कोई बहुत बड़ी इन स्टॉक्स में कोई तेजी आ जाए या लॉन्ग टर्म के लिए पिक हो, ऐसा कुछ लगता नहीं है। ये सब न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक्स हैं, जब भी इन टाइप की न्यूज़ आती है। और क्रूड ऑयल में ओवरऑल देखिए कोई बहुत बड़ी तेजी आने वाली भी नहीं लगती आने वाले सालों में भी, और जिस तरीके से गिरावट आई है तो जनरली सेंटिमेंटली ये स्टॉक्स नीचे ही रहेंगे। बट स्टिल आज की न्यूज़ है और पॉजिटिव न्यूज़ है, इनफैक्ट बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा सेगमेंट में तो सर्टेनली इनको ही काम मिलेगा ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन का, तो मेरे हिसाब से ध्यान दिया जा सकता है। वाली स्टोरी की बात करता हूं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, कल पूरा बाजार डर गया कि पता नहीं क्या इन्वेस्टमेंट कर देगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐलान कर देगा और कितने फ्यूल पंप्स खुल जाएंगे। अब कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स में पढ़ रहा हूं, वो कह रहे हैं इतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है जितना बाजार कल डर गया था। और क्या देखिए पिटाई हुई थी इस पूरे सेगमेंट की। एचपी, बीपी, आईओसी, आपको क्या पसंद है इसमें लॉन्ग टर्म के लिए? क्योंकि देखिए ये सारे शेयरों ने बढ़िया डिविडेंड दिया है, बढ़िया बोनसेस दिए हैं और कंपनियां तो देखिए बेहतरीन प्रदर्शन दिखाई रही हैं। देखिए एक चीज जो अच्छी हुई है कल, देखिए बीपी और रिलायंस ने तो अपनी न्यूज दे दी, और सरकार भी काफी दिनों से, पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने से तो काफी सुर्खियों में है कि जो ऑयल एंड गैस कंपनीज है इंडिया की बड़ी बड़ी, भले वो ओएनजीसी हो या एचपीसीएल हो, आईओसी हो, इन सब का कहीं ना कहीं मर्जर करेगी। और जो वर्ल्ड लेवल पे जो दूसरी कंपनियां जो बहुत बड़ी हैं मार्केट कैप के लिहाज से भी और साइज के लिहाज से, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए इंडिया में भी एक बड़ा कहीं ना कहीं ये जो 7-8 कंपनीज है वहां पे कुछ मर्जर्स लाएं। तो मेरे हिसाब से स्टिल वैल्यूएशंस के लिहाज से ऑयल एंड गैस में एक मुझे आईओसी अच्छा लगता है। अगर ये तीनों में अगर बात करें, सर्टनली देखिए रिलायंस आएगा तो इम्पैक्ट तो आएगा, और चूंकि ये कल करेक्ट हो चुके थे, आज न्यूज़ आ गई है तो टिपिकली बाय ऑन र्यूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़ वाली बात होती है, तो एक करेक्शन आया है और अपवर्ड अपसाइड आया। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि, और ये जो डेली प्राइसिंग वाली जो चीज़ है कहीं ना कहीं इन कंपनियों के लिए बेनिफिशियली रहेगा ओवरऑल, और लॉन्ग रन में आईओसी पे ध्यान दिया जा सकता है। और मुझे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया ये वैल्यूएशंस के लिहाज से अब सस्ते लगने लगे हैं, काफ़ी जो नेगेटिव्स थे ऑलरेडी डिस्काउंटेड लगते हैं और बहुत ज़्यादा डाउनसाइड अब इन स्टॉक्स में लगते नहीं, तो यहाँ पे भी ध्यान दिया जा सकता है। ओके, और इस बीच एक और स्टॉक जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में अच्छी बढ़त होती दिख रही है, हेक्सावेयर के स्टॉक में कुछ एक्शन होता दिख रहा है, क्योंकि पहले ये काफ़ी कमज़ोर हुआ, खबरें ये रूमर्स चल रही थी कि ईवाई इनका क्लाइंट निकल जाएगा, बाद में पता चला कि रूमर्स थी और कंपनी ने क्लेरिफाई भी किया। और उसके बाद जो एफआईएस की रिपोर्ट आई, मेरे ख्याल से कल परसों डॉइश बैंक ने रिपोर्ट दी थी। आज स्टॉक देखिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट दमदार बढ़ता नजर आ रहा है, 3.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, टॉप 3rd ओपन इंटरेस्ट गेनर है और डेज हाई पर स्टॉक पहुंचता हुआ दिख रहा है। राकेश, कोई संकेत है कि करेक्शन पूरा करके स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है या ऊपर जाने के लिए तैयार है, क्या कहेंगे आप? अनिल जी बिल्कुल टेक्निकली बिल्कुल संकेत हैं कि वर्स्ट ओवर है। अगर हम देखें तो कुछ दिन पहले जो फ्यूचर था वो भी डिस्काउंट में चला गया था और वो गैप जो है अब एकदम कम हो रहा है और एट पार आ रहा है। काफी शॉर्ट बिल्डअप था, स्टॉक का टेक्निकल रुझान बढ़िया है। इनफैक्ट स्टॉक ने अनिल जी 247 के ऊपर जब ये निकला कल के सत्र में तो क्लियर संकेत दिए कि वर्स्ट ओवर है। और जिस तरीके का अनिल जी इसमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला था, ऊपर में 257 258 तक की रैली ये स्टॉक दिखाने का दम रखता है। तो इस पर रखिए नजर। जो रूमर्स पे गिरता है ना वो अगले दिन रिकवर हो जाता है। देखिए इसका उदाहरण है एचपी आईओसी। बिल्कुल, और देखिए ये भी रूमर पे गिरा था तो आज तो रिकवरी का दिन है। अच्छा क्या जबरदस्त रिकवरी। तो डाउ में असल में अगर किसी को देखनी है तो वो रिकवरी एक्चुअली रिकवरी है, जिसके चलते देखिए पूरे दुनिया बाजार का मूड देखिए सुधर गया है, तो जबरदस्त। अच्छा एलएनटी, मैं ये पूछना चाह रहा था वागले साहब, आपका फाइनल वाला टारगेट आप बता ही दीजिए। आप रोज कहते हैं खरीदारी करिए, अल्टीमेट टारगेट आपका एलएनटी होल्डिंग पर क्या है? एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग पर क्या है आपका, ये बताइए। आज का दिन का मैं पहले बोल दूं क्योंकि एफएनओ ट्रेडर्स के लिए 152 टू 154 का टारगेट है, यहाँ से 6 रुपए ऊपर लॉट साइज बड़ा है और आपका रिस्क सिर्फ 2 रुपए है। 143.80 का स्टॉप लॉस रख के काम करिए। पोजिशनल व्यू आप लेते हैं 170 175 1 से 2 महीने का टारगेट है, और आप लंबा 6 महीने का व्यू लेते हैं। मैंने ऑलरेडी 200 220 की बात की। ओके, तो एलएनटी फाइनेंस आज क्या जबरदस्त पोजीशन फिर से बनती हुई दिख रही है। आज की रिपोर्ट किसकी है एलएनटी फाइनेंस पे? एचएसबीसी, और 163 का टारगेट एचएसबीसी, 102 से टारगेट बढ़ाकर सीधा। अच्छा, इस स्टॉक ने भी काफी इन्वेस्टर्स का पेशेंस टेस्ट किया। सही बात है। वो 70-80 रुपए पे इतना वक्त बिताया इसने,
लोगों ने थक के फिर सोचे कि ये तो चलता ही नहीं है। एल&टी ग्रुप का, अच्छा एल&टी के बाद आईपीओ लाने वाली ये पहली कंपनी थी उनकी। सही बात है। तो लोगों उम्मीदें भी Expectation भी बहुत बहुत थी। थी। बाद वालों से तो सबसे खत्म ही हो गई, सही बात एल&टी है। टेक वगैरह ये तो कुछ काम के नहीं रहे, एल&टी इन्फोटेक, लेकिन इससे उम्मीदें बहुत थी। और अब देखिए जब सारी एनबीएफसी इतना कमाल कर रही है तो फिर इस स्टॉक के लिए भली देर आए दुरुस्त आए, लेकिन स्टॉक बड़ा मजबूत है। मेरे ख्याल से जैन साहब आपने भी काफी स्ट्रांगली कई बार रिकमेंड किया है मेरे ख्याल से, आपको कैसा लगता है? देखिए मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगती थी शुरू से, क्योंकि सबसे बड़ा जो जेस्चर इस कंपनी ने दिया था जब इनका आईपीओ आया था और 59 की प्राइस थी इशू प्राइस, और इन्होंने 52 पे अलॉटमेंट किया, और जबकि 59 पे पूरा भर चुका था आईपीओ, फिर भी इन्होंने 52 पे अलॉटमेंट किया, क्योंकि उस टाइम पे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इन्वेस्टर्स को पैसा नहीं बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ा जेस्चर था। फिर दूसरा, ये 52 के लगभग तो पिछले 1-1.5-2 साल में ही था इनफैक्ट, और जिस तरीके से वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ता था, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशंस अब कोई बहुत ज्यादा सस्ते नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, बट कहीं ना कहीं कुछ ग्रोथ दिख रही है, और ओवरऑल जो रूरल डिमांड भी आएगी और जो कैपिटल गुड्स में भी डिमांड और कैपिटल गुड्स सेक्टर में और इक्विपमेंट्स में जो आ रही है उसका भी बेनिफिट इस कंपनी को मिलेगा, और कहीं ना कहीं हाउसिंग फाइनेंस का बेनिफिट भी है, और माइक्रो फाइनेंस में भी ये कंपनी काफी एक्टिव है। हालांकि माइक्रो फाइनेंस का जो एलिमेंट है ये अभी थोड़ा नेगेटिव चल रहा है, बट ओवरऑल एक एनबीएफसी अपने बुक का करीब 15% माइक्रो फाइनेंस में लैंड कर सकती है। तो ये कंपनी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में कई जो स्टैंड अलोन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है उनसे ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। तो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में, जो मैं वागले साहब को भी सुन रहा था, तो ये सर्टेनली 170-75 का लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, बट स्टिल मैं कॉशन दूंगा कि इतनी एग्रेसिवली नहीं घुसे, टेक्निकली ट्रेड करे वो बात अलग है, थोड़ा वेट करना चाहिए, डिप का कहीं ना कहीं बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति दूंगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक बात है। तो ये बढ़िया शेयर है देखिए, और वागले साहब तो इसके ऊपर बहुत बुलिश हैं, संदीप जैन साहब भी काफ़ी बुलिश हैं, और मैनेजमेंट को लेकर तो आपको चिंता करने की बात है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वो स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए। अच्छा, ऑफशोर कंपनियों में तो तेजी रुकी नहीं रही। अबान ऑफशोर देखिए 5% ऊपर है, आज तो ऑफशोर कंपनियों का ही दिन है, और आज 4-5 ऑफशोर शेयर मैंने अपनी टीम में शामिल स्टॉक ट्वेंटी का अपडेट देखना चाहिए, क्योंकि ये सारे शेयर बड़े टीम में शामिल किए गए थे। सुबह ही देखिए यही होता है कि जो लोग बड़ी खबर देखते हैं, बड़ी खबर के बाहर निकल नहीं पाते। हमारे स्टॉक 2020 में दोनों कैप्टन बड़ी खबर से बाहर निकल कर कहाँ एक्शन हो सकता है देखिए वो देखते हैं, और वही सबसे खास बात है। ऑयल कंट्री 12%, डॉल्फिन 7%, क्या भाग रहे हैं। हाँ, जबरदस्त भाग रहे हैं आप देखिए। अच्छा, अबान ऑफशोर जो हमारे एक्सपर्ट कहते हैं एचओईसी जो बढ़िया शेयर, अच्छा ये तो जैकपॉट स्टॉक भी रह चुका है एचओईसी, क्या जबरदस्त तेजी दिखा रहा है आज। तो ये है। अच्छा, ये नीरज की टीम देखिए, टाटा मोटर, एस्ट्राजेनेका, पेन्नार इंडस्ट्री, स्पाइस जेट तो जबरदस्त कमाल दिखा रहा है। ENIL ये भी देखिए, रेडियो मिर्ची वाली कंपनी जबरदस्त प्रदर्शन दिखाती हुई आज के दिन। तो ये स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और ये जो सेक्टर है, छोटे छोटे सेक्टर्स जो कहते हैं रोज चलते हैं, तो उसमें आज इस सेक्टर का दिन है। बिल्कुल। और एक स्टॉक जो एक्शन में आता दिख रहा है, वेसुवियस। हाँ, बढ़िया कंपनी, बहुत ही बढ़िया कंपनी, और बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम प्राइस एक्शन होता हुआ दिखा है। अगले साहब कंपनी पसंद है, आप चार्ट निकालिए, मैं तब तक खबर बता दूं क्या है इसमें। वेसुवियस 0.5% हिस्सेदारी बदली है, 1 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है NSE पर, और ये कारोबार हुआ है 1260 रुपए में, 0.5% स्टॉक में ट्रेड होता हुआ नजर आया है। वैसे मेरे ख्याल से एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, जो अच्छी कंपनी होती है इसमें वॉल्यूम कम होते हैं एक्चुअली। ये तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के शेयर हैं, लेके रखिए पोर्टफोलियो में, भूल जाइए। मुझे याद है ये बहुत पहले इसमें ट्रेडिंग होती थी, बहुत दमदार ट्रेडिंग, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल ठंडा हो गया। लेकिन कंपनी तो अनिल आपने बहुत जोरदार पकड़ी है वेसुवियस। मुझे याद है स्टील के जो नीचे के जो बर्तन होते हैं इसमें स्टील गलाया जाता है, उस तरह के कामकाज में है ये कंपनी। स्टील के बाय प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली होते हैं। बिल्कुल। वागले साहब बताइए। पहले तो बात आपने सही की है, इलिक्विड है, लेकिन ये एक स्लीपिंग जायंट है, जिस दिन खुल मतलब जिस दिन उसके भाग 200 रुपए की मुंह दे सकता है। कुंभकर्ण की तरह है, मतलब 6 महीने सोएगा तो 6 महीने जागेगा तो 6 महीने जागेगा भी। अभी ये जागा है जागा है। तो आप इसमें एक 50-60 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए। आप 1-2 दिन का ट्रेडिंग मत कीजिए, 2-3-4-6 महीने का व्यू लीजिए। 1500 तक का टारगेट मुझे दिखता है, बट 1 से 3 महीने का व्यू है। 50 रुपए का रेस, 200 रुपए का टारगेट, इसमें ज्यादा मजा आएगा। जैन साहब आप भी ट्रैक करते हैं इस स्टॉक को? नहीं, देखिए ट्रैक तो करता हूं, बट क्या है कि ये स्टॉक सर्टेनली वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो स्लीपिंग जायंट वर्ड जो है, कई बार क्या होता है कई स्टॉक सुस्त रहते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं और इन्वेस्टर्स को रेकमेंड कर देते हैं। तो इट्स सर्टेनली अ गुड स्टॉक, और इनफैक्ट बहुत ही स्वीट स्पॉट पे अपने इंडस्ट्री में, और ओवरऑल वैल्यूएशंस के लिहाज से भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है।
तो मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करें, बाकी जिनको नई बाइंग करनी है तो अगेन एक टिपिकल जो वर्ड होता है बाय ऑन डिक्लाइंस, क्योंकि अब कहीं ना कहीं मार्केट्स ओवरहीटेड हो चुके हैं, काफ़ी ऊपर हैं, तो वैल्यूएशंस के लिहाज से जो सस्ते स्टॉक्स होते हैं वहां पे हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। तो जिन्होंने ले रखा हो बिल्कुल होल्ड करें, इट्स अ गुड स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक और यूनिक है, रिफ्रैक्टरीज और इनमें है, तो कहीं ना कहीं मोनोपोलिस्टिक भी है। सही बात है। एक ब्लॉक ट्रेड और है हेमंत, गुजरात पीपावाव में, हालांकि साइज थोड़ी छोटी है कंपेरेटिवली, लेकिन 5 लाख शेयरों का ब्लॉक ट्रेड एक गुजरात पीपावाव में भी मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हुआ है एनएससी पर ही। 5 लाख शेयर, हाँ 0.1% हिस्सेदारी 150 रुपए में गुजरात पीपावाव की भी बदली है। ये भी एक स्टॉक है जो फंडामेंटली मजबूत अच्छा शेयर है और इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्ट के कारोबार में तो यहाँ पर भी एक्शन होता हुआ दिख रहा है। इसके चार्ट भी बताई दीजिए वागिल साहब फटाफट। 2-3 दिन से यहाँ पर एक्शन है। हाँ, रोज ब्लॉक्स हो रहे हैं ना, ब्लॉक्स हो रहे हैं, लेकिन अभी सामने नहीं आया कौन खरीद रहा है। हाँ, लेकिन ब्लॉक्स तो हो रहे हैं, मैं 2-3 दिन से रडार पर है ये शेयर। हाँ, इसका मतलब ये है कि कोई न कोई बड़े फंड की तरफ से एक्यूमुलेशन चल रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। 3 दिन पहले इसमें सबसे ज्यादा लास्ट वॉल्यूम 6 महीने का या 1 साल का सबसे ज्यादा, और वो लेवल के ऊपर लास्ट 2 दिन से सस्टेन कर रहा है। अच्छा। कल हल्की सी साइडवेज मूव थी, आज वो बैंड से निकला है, तो यहाँ का यहाँ लिया जा सकता है। 153 का भाव है, 150 मतलब 3 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 3.5 रुपए का, 150 के नीचे, और मैं 165 टू 168 की ये दूंगा, तो मतलब आप 3 रुपए रिस्क लेके 10-12 रुपए अपसाइड के लिए प्ले कर सकते तो 3 रुपए रिस्क, 10-12 रुपए का अपसाइड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल। गुजरात पीपावाव में निवेश करिए, ट्रेडिंग करिए, यहाँ पर मौके हैं। एक बात तो मैं एसोसिएशन के बारे में कहना चाहूंगा, ये जो लाख शेयर लिए हैं वो कोई देखिए फंड ही खरीद सकता है। हाँ, ये बात सही है। लाख शेयर का वॉल्यूम जो हुआ है वेसुवियस में, वो फंड वाला ही एक्शन हो सकता है। तो कल शाम को, आज शाम को आ जाएगा हमारे सामने किसने खरीदा है, और फिर हम आपको बताएंगे। कह रहे हो बात सही, क्योंकि आजकल क्या है, पैसा तो घरेलू फंड्स के उन्हीं के पास है। हाँ। और उनको अच्छे आइडियाज चाहिए। एग्जैक्टली। और ये बढ़िया शेयर कंपनी जो भागे नहीं हो, भले लिक्विड कम होने क्या है, उन्हें 3-5 साल के लिए लेना, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ही एक स्लीपिंग जाइंट ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन जिसकी बात हम कर रहे थे ब्रेक में, बागले साहब ये कैसा लगता है आपको? इसमें भी देखिए अचानक से बड़े बड़े वॉल्यूम्स होने लगे हैं, क्या पसंद है आपको? एक्चुअली ये कल ब्रेकआउट दिया है एट अ लेवल ऑफ 650, मैं मिस कर गया। हमने ये हमारे क्लाइंट को आज रिकमेंड किया है, और मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा, ये लेवल पे अभी निकला है। अब एक 650 का स्टॉप लॉस, अगेन ये लंबा होगा, 1-2 दिन का व्यू नहीं ले सकते। इसमें आपको 800 प्लस के टारगेट्स मिल सकते हैं। 800 प्लस के टारगेट्स, मतलब यहाँ से 100 रुपए से ज्यादा की तेजी आपको दिख रही है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में। तो देखिए सरकारी कंपनियां कमाल दिखा रही हैं, और ये स्टॉक है, बादल साहब ने क्लाइंट्स को बताया ये वाला शेयर, चलिए तो इस पर नजर होगी फिर साफ तौर पर। और सरकार तो देखिए एक्शन में है ही। एक और स्टॉक जो बड़ा एक्शन में आ रहा है एनआईटी टेक में, 2-3 दिनों से इस पे सवाल ले रहा हूँ, और 2-3 धीरे धीरे ये पूरे ट्रेंड के विपरीत क्या गजब मजबूत हो रहा है। आज फिर से देखिए सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर है। देखिए धीरे धीरे मत कहिए, देखिए तेज है। आप देखिए, अगर आपको दौड़ लगानी हो और हवा आपके अगेंस्ट में हो, इससे बढ़िया बताऊं, अगर आपको स्विम करना हो और आपके पानी अगेंस्ट में हो, तब वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा हो। अगेंस्ट द टाइड ये स्विम कर रहा है। हाँ, और देखिए क्या गजब इसका, थोड़ा आज का नहीं, आज का चार्ट तो बढ़िया है, कोई डाउट ही नहीं। थोड़ा सा लंबा चार्ट निकालिए इसका एनआईटी टेक का, और 8% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और देखिए 7 दिन में 9%। अगले साहब कितना और भागेगा ये बताइए? लेना चाहिए इन लेवल्स पे? देर तो नहीं हुई है, नहीं ले सकते हैं ना। मैं थोड़ा सा लंबा व्यू दूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस 5-6 रुपया होगा, तो जो एफएनओ ट्रेडर के लिए शायद ज्यादा हो। 1%, 5-6 रुपए मतलब 1%। हाँ, लेकिन लॉट साइज, लॉट साइज 1500 है, तो इतना बड़ा भी नहीं है। मैं 600-605 के व्यू की बात करूंगा, कल तक की, कल परसों तक की, और स्टॉप लॉस होगा 573। चलिए, तो ये वो स्टॉक है जो अब से नहीं, अनिल करीब 10 दिन से बता रहे हैं, और 10 दिन में आप देखिए क्या स्टॉक ने दिखाई है तेजी। 3 महीने का चार्ट भी देख लीजिए आप। चलिए, सोचा था इतना नहीं, एग्जैक्टली। और आप रोज ये कहते थे सारे आईटी शेयर एक तरफ, एनआईटी टेक एक तरफ, और देखिए ऐसा हुआ है दरअसल। आप ये चार्ट सच बता रहे हैं, और क्या दमदार तेजी देखने को मिली है। तो इस पर रखिएगा नजर। जब मूव होता है तो किसी वजह से होता है, वजह तो बाद में समझ में आती है, पहले मूव हो जाता है। एक स्टॉक और हेमंत है जो मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ बड़ा हो रहा है। क्या? इंडिया सीमेंट। ये बड़े दिनों बाद 215-16 में कब से नजर, क्योंकि हम बहुत पहले से रिकमेंड कर रहे हैं। सही बात है। मेरी कब से नजर है 208-214, 208-214। आज पता नहीं क्या हुआ इस स्टॉक में, क्यों इतना तेजी से भागा है इंडिया सीमेंट। और सबसे बढ़िया बात है, बहुत दिनों से बैन में गया नहीं है। 3% मजबूत है, 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। वागले साहब की स्माइल कुछ बता रही है?
मेरे मुंह से आपने छीन लिया। अरे सर मुंह क्या की बात छीन ली। तो सर बताइए, वापस दिया आपको, 200 बोलिए। 215 का स्टॉप लॉस। अभी 200 मैंने 216 में स्पॉट किया था। आपने अच्छा। जैसे बात किया 218 ₹2 की मूव, 3,500 का लॉट साइज है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। 224 से 226 का इंट्राडे टारगेट है। आप पोजिशनल व्यू लेते हैं तो 245 टू 250, ये 1 से 2 से 3 हफ्ते का व्यू है। पोजिशनल व्यू के हिसाब से फिर राकेश जी से पूछा जाए, क्योंकि बात है। राकेश जी हमारे वायदा कारोबार के एक्सपर्ट है। राकेश जी, सही लेवल है एंट्री करने का ये? बिल्कुल अनिल जी, सही लेवल है। इनफैक्ट ये स्टॉक मेरे भी रडार पे था कि 215 के ऊपर निकले तो लेना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पर टेक्निकल रुझान है अनिल जी, काफी बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। और एक बार ये स्टॉक ऊपर में डिसाइसिवली 220 221 के ऊपर निकलता है तो काफी बड़ी तेजी 260 के अराउंड के लेवल्स की देखने को मिल सकती है। अनिल जी, एक और स्टॉक, जैसे आप इंडिया सीमेंट का जिक्र कर रहे हैं, आपने इसी शो पे 2 हफ्ते पहले टाटा ग्लोबल का भी शायद जिक्र किया था। और स्टॉक जो है एक मेजर नेकलाइन 157 158 की नेकलाइन तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। टाटा ग्लोबल पे भी नजर रखनी चाहिए। 10 से 15 दिन के अंदर 20 रुपए की रैली टाटा ग्लोबल भी दिखाने का दम रखता है। सुपर्ब। तो दोनों ये ही कल हाँ, वागले साहब भी बोल रहे थे। बिल्कुल दमदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं ये शेयर। और इंडिया सीमेंट तो देखिए और अच्छी तेजी दिखाने के लिए तैयार है। मैं तो सोच नहीं, मुझे तो नहीं लगा था सुबह सुबह जब मैं सोच रहा था कि मैं ऑयल कंट्री है ये बताऊंगा, तो क्या गजब चल रही है। 18% की तेजी हो गई है। देखिए, हाँ आप देखिए, GOL 17 ऑफ ऑयल कंट्री, 13 डॉल्फिन, 12 अबान ऑफशोर देखिए 7, हमने HOEC भी अब चलना शुरू कर रहा है। तो आज यही सेक्टर है जो सबके फोकस में है। बहुत ही बढ़िया। मतलब ये जो आइडेंटिफाई किए स्टॉक 2020 की टीम में गजब है। मतलब मैं वही फिर से दोहरा रहा हूं, अभी लगेगा आपको कि अनिल जी बार बार वही बात बोल रहे हैं, लेकिन यही तो खासियत है हमारे कैप्टन की। देखिए जो ऑब्वियस है उसके बाहर हम कहते हैं साइड इफेक्ट्स। हाँ बिल्कुल, जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं और ज्यादा काम के होते हैं, पॉजिटिव साइड पर ज्यादा काम के होते हैं। तो ये स्टॉक है जो एक्शन में बड़ा आता दिख रहा है। एक और स्टॉक है वागले साहब जो कल आपने रिकमेंड किया था, नहीं आशीष जी ने भी किया था, फिर आपने भी किया, डीसीबी। और कल थोड़ा नीचे आ गया था बाजार के मूड के साथ। तो मुझे 1-2 लोगों ने ट्विटर पे भेजा रहे। एक चीज तो मैं पहले बता दूं उस पे कि अगर कोई, मैं हेमंत जी या वागले साहब या कोई भी हमारे दूसरे एक्सपर्ट स्टॉक रिकमेंड करते हैं तो साथ में पहले स्टॉप लॉस देते हैं। बिल्कुल सही। और बाजार के मूड के साथ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप देखिए स्टॉक आज फिर से 212 पर आ चुका है। तो ये जो मजबूती है, चार्ट में मजबूत नहीं होगी तो वागले साहब पहले मना कर देंगे, नहीं छोड़ दिए। वागले साहब तो इतने पर्टिकुलर हैं, वो कहते हैं इस भाव के ऊपर ही खरीदिएगा। जब तक उनके सही से सिग्नल नहीं आया, हम लोग चाहे जितना पूछते रहे उनसे, जब तक उनके चार्ट पर सिग्नल नहीं आता वो बताते नहीं। नहीं, एक्चुअली अनिल जी कल हमने ये स्टॉक 208 के लेवल पे रिकमेंड किया था, फिर 211 गया और फिर नीचे वापस 207 आया, 207.50। ठीक बात है। अब इतनी सी अगर रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो क्या लॉट साइज 3,000 4,000 5,000 होते हैं तो लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है। एक बार फिर से कॉन्फिडेंस दे लीजिए। 210 के स्टॉप लॉस से 209.5 के स्टॉप लॉस से मैं ये लेवल पे भी इसको रिकमेंड करूंगा। 218 के टारगेट के लिए पोजीशनल व्यू लेना है 230 235, बट वो 2 से 3 से 4 हफ्ते का होगा। कभी कभी जब वागले साहब के स्टॉक बड़े कमाल करते हैं तो 1-2 ट्वीट वैसे भी कीजिए। हाँ। वागले साहब आपने इतना बड़ा कमाल किया है, क्योंकि एक आध स्टॉक ऊपर नीचे हो जाता है और वो भी कोई गिर के क्या गिर गया है सर। 207 तो मतलब अच्छा, ये वो सारे बैंक है ना, अगर कभी आपको तकलीफ हो आप इसको पोर्टफोलियो में रख लीजिए। ये शेयर आपको, हम घटिया शेयर के बारे में बात ही नहीं करते। CNBC आवाज की खासियत दरअसल यही है। तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स देते हैं, तो अगर आपको उस दिन ट्रेडिंग में भगवान ना करे फायदा ना हो तो आप होल्ड करके रखेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। आपका ड्रेजिंग तो भागता जा रहा है। ये तो देखिए, आपका टारगेट 700 कितने का था आपने बताया? मेरा टारगेट तो 800 का है। 800 का, लेकिन ये 1 से 3 महीने का व्यू है, कुछ हफ्तों दिनों हफ्तों का नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, वो महीनों वाला व्यू लेने में कोई दिक्कत नहीं, उसमें उल्टा आराम है। हाँ वो ज्यादा सही है। हाँ, ताकि उसमें क्या होता है कि अभी अदरवाइज क्या आज के व्यू में तो क्या खाली जो FNO ट्रेडर वो ट्रेड कर लेंगे। जो महीने वाले तो ड्रेजिंग तो ठीक है, चलिए FNO में नहीं, लेकिन जिसको 5-25 शेयर लेके रखने हैं वो भी इसमें आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा संकेत आपके लिए। तो चलिए, एक्शन तो भरपूर है इस वक्त और पोजीशंस भी उस हिसाब से काफी बेहतरीन बनती हुई दिख रही है। आज ओपन इंटरेस्ट गेनर में हम सारे के सारे वही स्टॉक्स हैं, NIT टेक, L&T फाइनेंस होल्डिंग, हेक्सावेयर, फेडरल और DCB और इंडिया सीमेंट। 6 के 6 शेयर
आज वही सुपर बढ़िया दिन। फोर्टिस कमजोर है, जाहिर सी बात है, कल खबर आ गई थी तो अच्छी तेजी बन चुकी थी, आज थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। विप्रो कमजोर है, इन्फोसिस कमजोर है। चैनल एक अच्छी बात ये कि ऐसा नहीं कि आईटी शेयर यही कमजोर प्रदर्शन दिखा रहे हैं, दुनिया भर में कमजोर प्रदर्शन दिखा रहे हैं। नेस्डैक देख लीजिए सबसे ज्यादा कमजोर है। अच्छा, यही मूड खराब कर रहा है अमेरिका में। कल तो नेस्डैक की हालत देख के ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, और लेकिन वो तो ठीक है। आप एप्पल फोन यूज कर रहे हैं ना अनिल अभी? हाँ, कर तो रहा हूं। फिर ठीक है। एप्पल की हालत अमेरिका में तो बड़ी बहुत बुरा हाल है। कंजम्पशन बढ़ाने की जरूरत है। आप नया फोन लेने की सोच रहे हैं क्या फिर? मतलब आईफोन 7 तो ले ही चुका हूँ, अब उसके ऊपर कोई आ जाए तो फिर सोचेंगे। लेकिन बड़ा सरप्राइजिंग है कि ये किस तरह से हालत ये खराब होती है। लेकिन चलिए, अब है जो है, जिस बीच बाजार थोड़ा सा नहीं थक तो नहीं रहे। नहीं, मिड कैप इंडेक्स तो अब भी 1.5% मजबूत है, अच्छा मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। लेकिन थोड़ी ऊपरी स्टोर जब प्रॉफिट बुकिंग आई, एक आज शॉर्ट आइडिया ढूंढा जाए। कैडिला हेल्थ केयर, वागले साहब या राकेश जी, आप दोनों में से किसी को लगता हो शॉर्ट साइड पर, क्योंकि ये एकमात्र स्टॉक है जो शॉर्ट साइड पर मुझे संकेत दे रहा है कि वागले साहब को लग रहा है। वागले साहब अच्छा, पहले आप बता दीजिए, फिर मैं बात बोलूं। 529 का स्टॉप लॉस, 3 रुपए का आरपीएस क्लियर है, 525 50 26 है, और ऑन द डाउन साइड 517 516 517, क्योंकि मैंने इसलिए चुना है 1.5% नीचे है स्टॉक। ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, ट्रेंड के विपरीत कमजोर हो रहा है। जहां एक फार्मा स्टॉक्स में ट्रेंड मजबूत है, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सेलिंग जरूर है, और इसके लिए कम, या तो फिर कोई खबर ऐसी आएगी, क्योंकि जनरली ये टोरेंट, कैडिला, इन शेयरों में हमने देखा खबर के पहले जो स्टॉक के मुंह होते हैं वो हम पकड़ तो लेते हैं। सही बात है। तो या तो नेगेटिव खबर हो तो पता नहीं, और या फिर पोजीशन तो शॉर्ट साइड पर बन ली, या इसका मतलब या तो फंड सेलर है, दो में से। मैंने एक चीज देखी है, जिस दिन किसी भी एक कंपनी, फार्मा कंपनी के अगेंस्ट कुछ यूएस एफडीए की गाज गिर जाती है ना, उस दिन बेचारा पूरा ये जो फार्मा सेक्टर है वो पेशेंट हो जाता है। आप देखिए, आज जिस तरह से खबर आई है इप्का के लिए, उसी के चलते ये दबाव देखने को मिला है, वरना इस सीरीज में तो इस सेक्टर ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। अच्छा, जैकॉप, यहाँ पर कुछ खबरें आ रही हैं नवी मुंबई के एयरपोर्ट से रिलेटेड। हालांकि बारिश में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी ढीली हो जाती है, लेकिन क्या है, ऐसी बातें चल रही है मार्केट में कि भाई जो कामकाज है वो तेजी से चल रहा है। नवी मुंबई में जो नया एयरपोर्ट बनना है, उसके चलते आज देखिए ये शेयर भी थोड़ा सा एक्शन में आता हुआ। लेकिन आज इससे समझ में आता है जैकॉब की तेजी से मिड कैप्स का दिन है आज। बिल्कुल, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनफैक्ट ये बिल्कुल, और इनफैक्ट बैंक निफ्टी का भी दिन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये भी एक अच्छा एक शेयर और इंटरग्लोब एविएशन। वागले साहब ने देखिए कल ही कहा था कि मुझे जेट, स्पाइस जेट और इंटरग्लोब में सबसे अच्छा ये लगता है, और आज भी देखिए ये शेयर आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से जेट और स्पाइस जेट में अच्छी तेजी बन चुकी है। वागले साहब, यहाँ पर आपने क्या टारगेट कल दिया था वो भी बताइए, और आज भी कोई व्यू बनता है इस पे? 1215 1220 का मैंने कल इंटरग्लोब में दिया था। आई थिंक एक बार वो टेस्ट हुआ, 1-2-3 रुपए से मिस हुआ होगा। आज भी मुझे लगता है 1230-35 का इंट्राडे टारगेट ये स्टॉक दे सकता है। अच्छा, दो स्टॉक फटाफट जाने से पहले रेडार पर ले आए। एक तो जैकॉब की जो आपने बात की, उसके साथ साथ देखिए रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, RIIL, इसके चार्ट्स आप तैयार रखिए, और औरोबिंदो फार्मा पर आप तैयार रहिए। राकेश जी, उस पर भी मैं बताने वाला हूँ क्यों औरोबिंदो में और तेजी बनने की संभावना दिख, लेकिन RIIL ये तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। वागले साहब फटाफट बताइए इसके लेवल्स। हाँ, आवाज जा रही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बोलिए सर। RIIL की बात करें? हाँ, तो अनिल जी इसमें भी ये ड्रेजिंग के जैसा ही ब्रेकआउट है। मुझे 480, 485, 485 के लेवल्स दिखते हैं ये, और ये शॉर्ट टर्म व्यू बनता है। अभी 450 का स्टॉप लॉस रखिए, 485 का टारगेट रखिए। करंटली 458 है, मतलब 8 रुपए का रिस्क, 22 रुपए अपसाइड। आपको है ना पॉलिटिक्स में आना चाहिए वागले साहब, जिस तरह से आप माइक पकड़िए तो अच्छे से बात कर रहे हैं। अगर आपके सामने माइक है, और इतना तेजी से माइक लिया, एक हाथ से चार्ट से हमने रोक लिया। अच्छा, हाँ, औरोबिंदो फार्मा, इसमें फ्रेश पोजीशन बनती हुई। वागले साहब, अब आप जा सकते हैं, आपको जल्दी है, लेकिन औरोबिंदो फार्मा फटाफट राकेश आप बताएं क्या खरीदना चाहिए, क्योंकि अभी अभी कुछ औरोबिंदो फार्मा में एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है मेरी स्क्रीन पर। 1 लाख शेयरों का 657 रुपए 20 पैसे पर हुआ है। क्या कुछ नए लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल अनिल जी, मैं जैसे पहले भी मेंशन करा, कल के सत्र में स्टॉक ने 625 की एक नेकलाइन तोड़ी थी, और जो मैंने लक्ष्य दिए थे 670 675 के, वो काफी कंजर्वेटिव लक्ष्य थे। ये स्टॉक ऊपर में अनिल जी 695 700 तक जाने का दम रखता है, और मौजूदा स्तरों पे अगर कोई स्टॉक को खरीदता है तो मेरा ऐसा मानना है 634 के अराउंड का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉक में जो मोमेंटम बना हुआ अनिल जी, वो मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा थोड़े टाइम के और के लिए भी।
चलिए, तो औरोबिंदो फार्मा इस पर रखिए नज़र, अच्छी तेजी दिखा रहा है इस पूरी सीरीज में, आगे भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। हमारे सारे एक्सपर्ट्स इसके ऊपर बुलिश, लेकिन वक्त है हमारे एक्सपर्ट से अब विदा लेने का। बंसल जी, जैन साहब, आप दोनों का शुक्रिया समय निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वागले साहब से भी हमने विदा ले लिए और अब एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मीर वोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वोरा साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। बताइए सबसे पहले मार्केट को, इंडियन मार्केट्स को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं और बाजार में और कितनी तेजी अभी होना बाकी है? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बाजार एक कंसोलिडेशन फेज में है। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं दिसंबर से बाजार ने, और अर्निंग्स जो हैं उतने मैचअप नहीं हुए हैं। तो मेरे ख्याल से वाइल द फ्यूचर इज़ पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी, काफ़ी इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, मानसून का जो प्रोग्रेस है वो देख के लग रहा है कि सेकेंड हाफ तो बेटर रहेगा। लेकिन जिस तरह से वैल्यूएशंस चल चुके हैं और बाजार जिस तरह से चल चुका है, मेरे ख्याल से एक कंसोलिडेशन फेज में आएगा तो एक हेल्दी रहेगा बाजार के लिए। ओके, करेक्शन आए तो हेल्दी रहेगा, लेकिन कितना सर? और करेक्शन क्या प्राइस वाइज ज़्यादा दिखेगा या टाइम वाइज? जिस तरह से फ्लोज आ रहे हैं इस तरह से लग रहा है कि टाइम वाइज ही रहेगा। प्राइस करेक्शन थोड़ा कम ही लग रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोज अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। जो फॉरेन फ्लोज हैं थोड़े वीक्स, 3-4 हफ्ते से थोड़े वीक होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन दैट इज मोर देन बीइंग मैच्ड अप बाय द लोकल फ्लोज। तो इस तरह से लग रहा है कि सप्लाई डिमांड बैलेंस में है और थोड़े महीने बाजार ये लेवल पे कंसोलिडेट कर सकता है। ओके, तो कंसोलिडेशन थोड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन आप जैसे फंड मैनेजर्स हमेशा मौक़ों की तलाश में रहते हैं। सर, आपसे राय लेना चाहता हूँ, आईटी और फार्मा सेक्टर के ऊपर कुछ कॉन्ट्रा व्यू बनता है, आपको ये कैसे लगते हैं? वैल्यू बाइंग यहाँ पर आप जैसे फंड मैनेजर्स कर रहे हैं या आप थोड़ा और वेट करना चाहेंगे? आईटी और फार्मा में सिचुएशन थोड़ी अलग है, सेक्टर बाय सेक्टर अगर देखें तो। फार्मास्यूटिकल्स में जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सेल्फ मेड है। कंपनीज थोड़ी लैक्स हो गई थी कंप्लायंस में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जो डिलीजेंस में, और वो एफडीए ने पॉइंट आउट करना शुरू किया है। इस तरह से वार्निंग लेटर्स आ रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अच्छे कंसल्टेंट से थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करके, थोड़ी प्रोसेस इंप्रूव करके, ह्यूमन रिसोर्स इंप्रूव करके ये सॉल्व हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से विद इन द नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स जो हमारी बड़ी कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स सुधार लेगी। और कम्पिटिटिवनेस तो हमारी है ही एज फार एज द कॉस्ट इज कंसर्न। जो एक प्राइस इरोशन का इश्यू है वो थोड़ा ज़्यादा लिंगरिंग है, लेकिन यही है कि इंडिया अगर ग्लोबल फार्मा इंडस्ट्री में कोई कॉम्पिटिटिव है तो वो इंडियन फार्मा कंपनीज तो है। तो धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम्स विद इन द नेक्स्ट 12 to 24 मंथ सॉल्व होती दिख रही हैं। और जिस तरह से स्टॉक्स का करेक्शन हुआ है, स्टॉक बाय स्टॉक एनालिसिस करके डेफिनेटली एक लुक लिया जा सकता है ये सेक्टर में। आईटी की जो सिचुएशन है थोड़ी अलग है, वो हम विस्तृत में फिर से बात कर सकते हैं। कि ऑयल एंड गैस स्पेस में जिस तरह के डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम, यानी कि ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल प्रोड्यूसिंग, गैस प्रोड्यूसिंग और साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर, इन पर क्या राय रखते हैं? क्या इनमें से कोई सेक्टर हैं आपको पसंद हो निवेश के लिहाज से? ऑयल एंड गैस में ओवरऑल हम प्ले जो कर रहे हैं वो मार्केटिंग में ही कर रहे हैं ज़्यादा, तो बिकॉज ऑयल प्राइसेस तो वीक ही हैं और हमारा व्यू कोई बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है ओवरऑल ऑयल प्राइसेस पे। तो ऑयल एंड गैस में हम बेसिकली गैस डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट ने मार्केटिंग की फ्रीडम दी, मार्केटिंग की जो प्राइसिंग की फ्रीडम दी हुई है लास्ट 2-3 साल से, उस तरह से लग रहा है कि ये सेक्टर अभी भी वैल्यू दे सकता है, क्योंकि डिमांड ग्रोथ तो है ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। बिल्कुल। अच्छा सर, आप कह रहे थे आईटी की बात विस्तार से फिर कर सकते हैं, आईटी के बारे में भी बताइए, अपनी राय क्या है? आईटी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल हैं। ऑन वन हैंड जो डिमांड है एनवायरनमेंट वो इतना पॉजिटिव नहीं है, दो यूएस इकोनॉमी इज ग्रोइंग, लेकिन जो डिमांड है वो अलग तरह की सर्विसेज में आ रहे हैं। इंडियन कंपनीज जो सर्विस दे रही हैं वो काफ़ी कमोडिटाइज हो चुकी हैं और प्राइस के अलावा कोई कंपटीटिव एडवांटेज है नहीं है। इन स्पाइट ऑफ मेकिंग सच गुड प्रॉफिट्स ओवर द लास्ट सो मेनी ईयर्स, हमारी जो कंपनीज हैं वो मूविंग अप द वैल्यू चेन में इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो जो
हाई एंड जॉब्स हैं, हाई एंड जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो इंडियन कंसल्टेंसी जो है वो इंडियन कंपनीज को नहीं मिल पा रहे हैं। तो प्राइस के अलावा कोई कंपटीशन, कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जब भी वॉल्यूम प्रेशर आता है सेक्टर पे तो जो मार्जिन प्रेशर तुरंत दिखने लगता है। और ये प्रॉब्लम अनलेस कोई बिजनेस मॉडल में बड़ा चेंज करें तो ये प्रॉब्लम चला जाएगा, ऐसा दिख नहीं रहा। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी स्ट्रक्चरल है। ओके, तो फिलहाल वक्त लग सकता है लेकिन समस्या का समाधान होगा, ये बात पक्की है। लेकिन बैंकिंग शेयरों में जिस तरह से खासतौर से सरकारी बैंक्स में सरकार एक्शन ले रही है और अभी ये 12 ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस उन्होंने चुने भी है जिन पर आईबीसी के तहत कार्रवाई होगी, क्या लगता है ये क्लीन अप एक्सरसाइज जो चल रही है सरकारी बैंक्स की, इसको देखते हुए वक्त आ गया है इन शेयरों को खरीदने का या अभी आपको और इंतजार करना है? तो फंडामेंटली अगर देखें तो एटलीस्ट प्रोसेस लग रहा है कि शुरू हो गया है। वी हैव एक्सेप्टेड द रियलिटी के प्रॉब्लम है। अब अभी तक जिस तरह से हम अकाउंटिंग कर रहे थे, जिस तरह से हम रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे और प्रॉब्लम को हम पीछे डालते, आई मीन पोस्टपोन करते जा रहे थे, तो रियलिटी क्या है वो समझ में नहीं आ रही थी। तो काफ़ी स्केप्टिसिज्म थी ये सेक्टर के ऊपर, खास करके जो कॉर्पोरेट लेंडिंग करते हैं उनके ऊपर। अब जिस तरह से ये हार्श मेजर्स ले रहे हैं तो एटलीस्ट विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स प्रॉब्लम का क्वांटम क्रिस्टलाइज हो जाएगा। सो देयर माइट बी सम इनिशियल पेन, बट एटलीस्ट एज फार एज द सेक्टर इज कंसर्न एक क्रेडिबिलिटी जो है, जो हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है, वो रीएस्टैब्लिश हो जाएगी। एंड विद इन द नेक्स्ट 1 to 2 years डेफिनेटली ये सेक्टर अगर कैपिटल मिल जाए तो अच्छी तरह से ग्रोथ पाथ पे अगेन जा सकता है। सर, जिस तरह से सरकार अब देखिए बड़े बिजनेसेस से बाहर होने की बात कर रही है, एयर इंडिया में हिस्सेदारी बेचने की बात हो रही है, ग्लोबल टेंडर्स मंगाए जाएंगे, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में पूरी हिस्सेदारी बेचेंगी धीरे धीरे करके, कुछ और अनाउंसमेंट्स की एक्सपेक्टेशंस मार्केट को हैं, कौन कौन से सेक्टर्स से बाहर हो रही है सरकार, आप इनको किस तरह से रीड कर रहे हैं? इसके ऊपर सर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। जरूर। तो स्ट्रैटेजिक जो थ्रस्ट है कि गवर्नमेंट हैज़ टू फिक्स इस बैलेंस शीट और जो अनप्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेज हैं उनको कम किया जाए या तो प्राइवेटाइज किया जाए, एंड जो प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेज है उसको भी डाइवेस्ट करके जो फिस्कल डेफिसिट जो हमें बनाना है, फिस्कल डेफिसिट जो फिक्स करना है, वो ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए भी जो प्रॉफिटेबल अच्छे क्वालिटी के एंटरप्राइज हैं उनको भी डाइवेस्टमेंट करने की जो सीक्वेंस जो हम देख रहे हैं वो आई थिंक काफ़ी हेल्दी है। सो ये फिस्कल डेफिसिट के लिए ये इनिशिएटिव्स प्लस जिस तरह से जीएसटी रोल आउट हो जाएगा जुलाई ऑनवर्ड्स, तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न। हाउएवर ऑन द अदर साइड ये जिस तरह से फार्म वेवर की बात हो रही है, फार्म लोन वेवर की बात हो रही है, तो दैट अगेन कास्ट अ डाउट के जो अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो कहीं काउंटर ना हो जाए। बिल्कुल सही बात है। फार्म लोन वेवर को लेकर जो चिंता है वो सबके जहन में है। और हाँ, और अच्छा राज्य सरकारें भी कर रही हैं, केंद्र सरकार कह रही है चलिए आप सस्ते में ले लीजिए। लेकिन सर एक सवाल मैं हाँ, जो मीर वोरा साहब से लेना चाहता हूँ वो जीएसटी को लेकर है। 1 जुलाई से जो चूंकि लागू होने वाला है, सर क्या आपको कोई डर है? उसको देखते हुए आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सावधानी रखेंगे कि कुछ डिसरप्शन हो गया, पता नहीं महीने 2 महीने कैसे बिजनेस होगा, नहीं होगा, कम होगा? क्योंकि लोग तो सब अभी डरे हुए कि भाई जितना करना है पहले कर लो, नीट एंड क्लीन रखो, जीएसटी लागू होने के बाद कैसे सिस्टम चलेगा, क्या चलेगा देखेंगे। तो क्या ये 2-4 महीने थोड़े कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी अगली तिमाही में फिर कम हो सकती है, ऐसा कुछ डर है? हाँ, डिसरप्शन के चांसेस तो हैं, और लेकिन कंपनीज ने थोड़ा बहुत गाइड करना भी शुरू किया है। तो अगर डिसरप्शन की वजह से सेल्स या इन्वेंट्री में कोई चेंजेस दिख रहे हैं, नेगेटिव चेंजेस दिख रहे हैं, तो एटलीस्ट ये बहुत ज़्यादा अननोन नहीं होगा, ये नॉन डेविल है। तो मार्केट अगर इस तरह से सेंटीमेंट ठीक रहा और इकोनॉमिक ग्रोथ दिख रही है तो इसको एक क्वार्टर के लिए तो डिस्काउंट कर सकती है। आई डोंट थिंक ऐसी कोई पैनिक हो जाएगी मार्केट में ऐसे डिसरप्शन से। इतना था सर से कि भाई इससे जो फार्म लोन वेवर है इससे फ़ायदा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को मिलेगा, लेकिन आज वक्त की कमी है, फिर अगले दिन सर से ये इस पे बात करेंगे। मीर जी शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बाजार खुले हैं मजबूत, लेकिन बेहद अहम लेवल पर ट्रेड करता हुआ 9600 जो निर्णायक लेवल है उसके आसपास वक्त बिताता हुआ निफ्टी, लेकिन मिड कैप शेयरों में बैंक निफ्टी में मजबूती के साथ कारोबार। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ क्योंकि एक्शन तो यहीं पर है और आगे का एक्शन लेकर आएंगे प्रियंका संभव जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।